गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। वेलकम है बच्चों। आज हम लोग बात करेंगे मुगल कालीन प्रशासन के, ठीक है, यानी मध्यकालीन इतिहास में। पॉलिटिकल हिस्ट्री अभी तक लगभग आपका खत्म हो गया है, लिटरेचर खत्म हो गया है, ठीक। और अब हम लोग डिस्कस करेंगे मुगल प्रशासन के विषय में, मुगल काल का प्रशासन कैसा था, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं मुगल प्रशासन को। मुगल प्रशासन, ठीक है। देखिए, एक चीज दिमाग में बैठा लीजिए कि मुगल काल के प्रशासन में जिस तरह से कागजों का सबसे बेहतर उपयोग किया गया, वैसा इसके पहले संतलन काल में नहीं था। दूसरा, केंद्रीकरण की जो पद्धति मुगल काल प्रशासन में दिखती है, वो सल्तनत काल में उतना बेहतर, उतना मजबूत नहीं थी, ठीक है। तो मुगल सल्तनत में एक तो केंद्रीकरण बेहतर दिखाई देगा, यानी सारी शक्तियां मुगल बादशाह अपने हाथों में रखेगा, ठीक। वही मुख्य न्यायाधीश भी होगा, वही मुख्य सेनापति भी होगा, वही मुख्य दंडाधिकारी भी होगा। हर मामले में जो अंतिम निर्णय होगा वो मुगल बादशाह का ही होगा, ठीक। दूसरा, कागजों का इतना बेहतर उपयोग करने के कारण इसे हम पेपर स्टेट भी कहते हैं। मुगल काल को पेपर स्टेट भी कहा जाता है, यानी कागजी राज्य से हम कागजी राज्य भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि कागजों का सबसे ज्यादा उपयोग यहाँ पे किया गया। सल्तनत काल के दौर में तो कागजों के प्रचलन की परंपरा शुरू हो रही थी, ठीक है। उसका सबसे ज्यादा उपयोग जो है वो मुगल काल में हुआ, और मुगल काल में आप देखेंगे कि जो सचिवालय बनाया गया था, ठीक है, उसमें सारा काम कागजों पर होता था, ठीक है, जिसे आप क्या कहते हैं, दीवाने इंसा। सचिवालय विभाग को आप क्या कहते हैं, दीवाने इंसा, ठीक। दीवाने इंसा के नाम से आप इसे क्या करते हैं, याद करते हैं, ठीक। जो उस समय का सेक्रेटरिएट था, जो उस समय का क्या है, सचिवालय है, ठीक। इसे जो है आप दारुल इंसा भी कहते हैं। दारुल इंसा का मतलब होता पत्रों का विभाग। दारुल इंसा का क्या मतलब है, पत्रों का विभाग। आप इसे दारुल इंसा भी कहते हैं, ठीक, यानी पत्रों का विभाग। तो दोनों नाम है इसी के हैं, दोनों नाम जो है इसी के हैं, ठीक। पत्रों का विभाग या दारुल इंसा। तो मुख्य तौर पर आपको मैं ये बताना चाह रहा था कि मुगल काल में जो भी आपको जानकारियां मिलती हैं, वो जानकारी बच्चों आपको कागजों पर मिल जाएंगी। और इस समय जो इनका लेखन कार्य था, उसमें केवल एक वर्ग मुस्लिम नहीं था, बल्कि हिंदू और मुस्लिम दोनों वर्ग जो है मुंशी का काम करते थे। मुंशी मतलब लेखक होता था जो उस समय का। तो सारा जो इनका कागजी कार्रवाई है या रिकॉर्ड जो है आप जिसे कहें, वो सारा कुछ तैयार करने में बच्चों किसका योगदान होता था, हिंदू और मुस्लिम दोनों वर्गों का योगदान होता था। और 17वीं सदी में जो है माना जाता है कि मुंशी जो है काफी स्तर पर हिंदू होने लगे थे, ठीक है, क्योंकि धीरे धीरे हिंदुओं ने बड़े स्तर पर फारसी भाषा को बच्चों क्या किया, सीखा, ठीक है। और उन्होंने प्रशासन में अपनी भूमिका निभाना शुरू कर दिया। तो जैसे अंग्रेजों के आने के बाद बड़े स्तर पर कुछ हिंदुओं ने अंग्रेजी सीख लिया था, वैसे ही मुगल सल्तनत में जो है बड़े स्तर पर कुछ हिंदुओं ने जो है फारसी भाषा को सीखा, और मुगल प्रशासन में अपनी भागीदारी खास तौर से लिखा पढ़ी क्षेत्र में, यानी लिखने पढ़ने के क्षेत्र में उन्होंने देना क्या किया, शुरू किया, ठीक है। जैसे अकबर के समय माल विभाग के प्रमुख हुआ करते थे बच्चों टोडरमल, ठीक है। टोडरमल अकबर के माल मंत्री थे। इनको कई भाषाओं का ज्ञान था, कई भाषाओं का ज्ञान था, और काफी विद्वान प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, ठीक। जब मुगल सल्तनत से पहले, यानी हुमायूं की बात कहें, अकबर के पहले हुमायूं के बाद जब शेरशाह सूरी का शासन था, तो शेरशाह सूरी के समय जो है फारसी के साथ साथ हिंदू प्रति भी तैयार होती थी। किसी भी आदेश का कोई भी कागजात जो बनता था शेरशाह सूरी के समय, तो शेरशाह सूरी के समय की एक बड़ी खास विशेषता थी कि शेरशाह जो है अपने हर आदेश को जो है, ठीक है, शेरशाह तभी कागजी प्रति को दो भाषाओं में तैयार करता था, एक फारसी और दूसरा हिंदी, ठीक है, दोनों भाषाओं में। क्योंकि हिंदू जो था बच्चों बहुमत में था, यहाँ पर सत्ता में भले मुस्लिम थे, लेकिन समाज में जो बहुमत था वो किसका था, हिंदुओं का था, ठीक है। इसलिए आगे चलकर बहुत सारे हिंदू जो है मुगल सल्तनत में प्रमुख अधिकारी के तौर पर बच्चों नियुक्त भी हुए। कहते हैं कि हरकन इतवार खानी जहांगीर के समय जो है काफी प्रसिद्ध हिंदू थे, ठीक है, जो लेखन कार्य करते थे। और इसी तरह जो है चंद्रभान मुंशी थे, वो भी हिंदू थे, ठीक। और साथ साथ शाहजहां के समय बच्चों सादुल्ला खां के अधीन या सादुल्ला खां पे निर्भर हुआ करते थे आनंद राम, ठीक। वो भी एक महान लेखक के तौर पर गिने जाते हैं।
तो ऐसा नहीं कि हिंदुओं ने ऊंचे पद नहीं प्राप्त किए मुगल दरबार में, ठीक है, काफी बड़ा पद प्राप्त किया। चलिए आइए देखते हैं। अब हम देखें कि मुगल काल में जो सचिवालय का काम होता था, पहले देखिए कभी भी हम कुछ भी पढ़ते हैं तो हमें सबसे पहले उसके रिसोर्स जानना होता है कि किस बेस पर हम पढ़ते हैं। तो मुगल काल का जो प्रशासन है उसको जानने का जो आधार है वो उस समय के साहित्य और उस समय के जो डॉक्यूमेंट्स हैं सचिवालय में, ठीक है, यानी दारुल इंसा या दीवान इंसा में, ठीक है, वही हमारे बच्चों क्या है, आधार है। तो मुगल काल में जो कागज लिखे जाते थे वो बेसिकली दो तरह के होते थे। एक आपका सरकारी रजिस्टर होता था, ठीक है, और दूसरा आपका दरबार की जो दिनचर्या, यानी बादशाह सुबह सो के उठने से लेकर रात को अपने पत्नी के पास जाके सोने से पहले, ठीक है, यानी उसको क्या कहते हैं जहाँ रानियां रहती थी, उसको क्या बोलते हैं, अ, अभी दिमाग में नहीं आ रहा, ठीक है। तो वहां तक यानी सोने और जागने के बीच जो पूरे दिन का जो उनका काम होता था, जिसे आप जो है एक दरबार की दिनचर्या कह सकते हैं। तो दो तरह के रजिस्टर बनते थे, ठीक है, एक सरकारी रजिस्टर और एक दरबार की दिनचर्या। तो मुगल काल में जो है एक आपका सरकारी रजिस्टर होता था, ठीक है। तो ये जो सरकारी रजिस्टर होता था इसमें जो आदेश बादशाह के होते थे या सल्तनत की तरफ से जो आदेश जारी किए जाते थे उसको छापा जाता था, उसको क्या कहते थे, दस्तरुल अम्ल, ठीक है। इसे क्या कहा जाता था, इस रजिस्टर को दस्तरुल अम्ल कहते हैं। रजिस्टर को हम दस्तरुल अम्ल कहते हैं, ठीक है। दूसरा जो है वो है दरबार की दिनचर्या। दूसरा है दरबार की दिनचर्या, और ये जो रजिस्टर तैयार होता था इसे हम बच्चों क्या कहते हैं, सियाहा हुजूर, ठीक है। इसे क्या कहा जाता था, सियाहा हुजूर, ठीक। तो मुगल सल्तनत का जो प्रशासन है, ठीक, उसे हम समझने के लिए एक तो हमारे लिए सबसे जो महत्वपूर्ण है वो है आईन अकबरी। ये तो आपका हो गया सरकारी सरकारी कागज, ठीक है। और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है आपका आईन अकबरी, जिसका लेखक कौन है, अबुल फजल है, आईन अकबरी, ठीक। इससे हमें इनके प्रशासन की जानकारी मिलती है। और इसके बाद बदायूनी, बदायूनी भी प्रशासन की जानकारी देता है। बदायूनी के द्वारा बच्चों हमें प्रशासन की जानकारी मिलती है। और कुछ विदेशी यात्रियों ने भी, जैसे विलियम फिच ने भी प्रशासन की बच्चों क्या किया है, चर्चा किया है, ठीक। अब यहाँ पर जो प्रशासन मुगल काल का, जरा उसकी संरचना आप देखें कि उसमें क्या क्या चीजें आपको देखनी है या जो चीजें आपको पढ़नी है, ठीक। चलिए उसको देखते हैं बच्चों थोड़ा सा। एक बार सेशन को थोड़ा सा लाइक कर दीजिएगा आप लोग। इससे पहले भी हमने आपको प्रशासन बच्चों पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो उसमें हमने आपको बताया था कि कैसे जो है हम हॉरिजॉन्टल और पैरेलल दोनों देखते हैं, यानी सॉरी क्षैतिज और आपका ऊर्ध्वाधर, ठीक। तो एक तो केंद्रीय प्रशासन से लेकर नीचे ग्रामीण प्रशासन तक देखना होता है। दूसरा जो है हमें पैरेलल में न्याय प्रशासन, राजस्व प्रशासन, ठीक है, दंड प्रशासन, इन चीजों को भी देखना होता है, ठीक। तब जाके आपका प्रशासन का टॉपिक क्या होता है, कंप्लीट होता है। तब आपके प्रशासन का टॉपिक क्या होता है, कंप्लीट होता है। चलिए देखते हैं बच्चों। मुगल प्रशासनिक व्यवस्था, एक ग्राफ पहले बना लीजिए आप लोग। केंद्र में कौन होता है, बादशाह। केंद्र में कौन होता था बच्चों, तो बादशाह होता। केंद्र में बादशाह होता है, ठीक है। लेकिन
लेकिन जो बच्चों बादशाह है वो अकेले तो काम करेगा नहीं, बादशाह के साथ काम करता था वकील सल्तनत, वकील ए सल्तनत। हालांकि इस पद को जो है अकबर ने ही बच्चों बनाया था। ठीक है, आप इसे प्रधानमंत्री भी कह सकते हैं। इसके बाद आपका दीवाने वजीर होता है, दूसरा जो पद है वह आपका है दीवाने वजीर, आप वित्त मंत्री कह सकते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है, ये राजस्व प्रमुख होता था। इसी के पद को जो है कंट्रोल करने के लिए अकबर ने वकील का पद बनाया था, राजस्व प्रमुख होता है। इसके अतिरिक्त बादशाह के साथ काम करता था बच्चों आपका मीर बख्शी, जो सैन्य प्रमुख होता है, यानी सेना का प्रमुख मीर बख्शी होता है। ठीक है, ये आपका सैन्य प्रमुख होता है, के अधीन सारी सेना होती थी, ये आपके सैन्य का मुखिया होता है, लेकिन मुख्य सेनापति स्वयं बच्चों बादशाह ही होता था। ठीक है, इसके अतिरिक्त जो है सद्र सुदूर, जो धार्मिक मामले को देखता था, सद्र उस सदूर, ये आपके धार्मिक मामलों का प्रधान होता है, धार्मिक मामलों का प्रमुख है। ठीक, और इसके अतिरिक्त जो है इधर आप देखिए, यहाँ पे ग्राफ बना लीजिएगा, काजी उल कुजात, काजी उल कुजात ये भी आपका केंद्रीय अधिकारी होता था, यानी मुख्य न्यायाधीश कह सकते हैं आप इसे। ये आपका क्या है, तो मुख्य न्यायाधीश है। ठीक है, काजी उल कुजात जो है ये आपका मुख्य न्यायाधीश है। इसके अतिरिक्त एक पद और होता था इस स्तर पर, ठीक है, उसको मैं यहाँ नीचे बना देता हूँ। ठीक है, और वो है आपका मीरे शमा, इसी को खाने समा भी कहते हैं, मीरे शमा, इसे हम खाने समा भी कहते हैं, खाने समा, मीरे शमा और खाने शमा, यानी शाही कारखानों का प्रमुख कह सकते हैं आप इसे, शाही कारखानों का प्रमुख, यानी राज्य के अधीन जो कारखाने बनते थे उनका मुखिया होता था, शाही कारखानों का प्रमुख। ठीक है, शाही कारखानों का प्रमुख, तो यानी केंद्र में जो बादशाह होता था, तो बादशाह को सहयोग देने के लिए ये विभाग होते थे केंद्रीय स्तर पर। ठीक है, जैसे आज का जो आपका कैबिनेट मंत्रालय है, ठीक है, आप उसे मोदी जी के साथ जोड़कर देख सकते हैं कि भाई सबसे प्रमुख कौन है, मोदी जी हैं, प्रधानमंत्री हमारे, लेकिन प्रधानमंत्री के साथ साथ एक कैबिनेट मंत्रालय होता है जिसमें आपका रक्षा मंत्री है, वित्त मंत्री है, विदेश मंत्री है, गृह मंत्री है। ठीक है, तो ये जो आपके कैबिनेट मंत्री होते हैं वो इसी तरह होते हैं जैसे बादशाह अकबर के साथ जो है वकील सल्तनत, प्रधानमंत्री जो प्रशासनिक दायित्व निभाता था, दीवाने वजीर जो राजस्व यानी वित्त का यानी फाइनेंस मिनिस्टर आज का, मीर बख्शी सैन्य प्रमुख यानी रक्षा मंत्री आज का, सद्र सुदूर यानी धार्मिक मामलों का प्रमुख। ठीक है, तो ये जो आपका जो मंत्रालय है ये कैबिनेट स्तर का बच्चों मंत्रालय है। ठीक है, ये बच्चों आपका कैबिनेट स्तर का मंत्रालय है। अब ये तो केंद्रीय प्रशासन की बात हो गई, आप इसे केंद्रीय प्रशासन कह सकते हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं प्रांतीय प्रशासन की, ठीक है, तो प्रांतीय प्रशासन में क्या था, प्रांतीय प्रशासन, ठीक है, प्रांत को क्या कहा जाता है, सूबा। मुगल काल में जो प्रांत है बच्चों उसे हम क्या कहते हैं, सूबा कहते हैं। मुगल काल में प्रांतों को सूबा कहा गया है। ठीक है, और प्रांतीय स्तर पर जो अधिकारी होते हैं वो कौन कौन है, यानी प्रांतीय प्रशासन में कौन कौन होता था, एक तो आपका सूबेदार जो सूबे का मुखिया होता है यानी प्रशासनिक दायित्व। ठीक है, ये आपके सूबे का प्रमुख होता था, सूबा माने प्रांत, सूबे का प्रमुख। ठीक है, इसको आप जो है
सिपह सालार भी कहते हैं, इसे हम सिपह सालार भी कहते हैं, तो सिपह सालार भी कहा जाता है। फिर जो दूसरा पद है वो है आपके राजस्व मंत्री का जो है, जिसको बच्चों क्या कहते हैं, दीवान। ठीक है, ये प्रांतीय वित्त मंत्री होता है, प्रांतीय वित्त मंत्री। फिर इसके अतिरिक्त जो है आपका मीर बख्शी होता है, प्रांतीय मीर बख्शी यानी सेना प्रमुख। ठीक, इसके बाद इसमें जो है एक आपका होता है मीरे बहर, मीरे बहर, इसको मीरे बर भी कहते हैं, दो नाम है इसके। जो गुप्तचर विभाग का प्रमुख होता है, मीरे बर, या आपके गुप्तचर विभाग का प्रमुख है। ठीक है, ये गुप्तचर विभाग का प्रमुख होता है। साथ साथ जो है इसके अधीन एक अधिकारी होता था, जो है उसे कहते हैं नारवाह, किसी मीरे बर के अधीन होता है, नारवाह के अधीन होता था, जो जल परिवहन का प्रमुख होता था, जल परिवहन का प्रमुख। ठीक है, के बाद बच्चों प्रांतीय स्तर पर और जो अधिकारी हैं उसमें सद्र है, सद्र, ये आपके धार्मिक मामलों का प्रमुख है। इसके बाद जो दूसरा है वो है आपका बच्चों काजी, जो प्रांतीय न्यायाधीश होता है, प्रांतीय न्यायाधीश। ठीक, जो सद्र है धार्मिक मामलों का प्रमुख है, यानी धर्म से संबंधित कोई भी मामला होगा उसको, उसकी रक्षा करने का दायित्व तो जो है वो किसका होगा, वो सद्र का होगा बच्चों। ठीक, वो सारे काम कौन करेगा, सद्र करेगा, सद्र उस मामले को क्या करेगा, देखेगा। ठीक है, सद्र उस मामले को बच्चों क्या करता है, देखता है। अब प्रांत जो थे वो प्रांत विभाजित थे बच्चों किसमें, सरकार में। ठीक है, प्रांतों का जो विभाजन है, ठीक है, वो विभाजन आपको दिखाई देगा बच्चों किसमें, सरकार। सरकार माने क्या है, जिला। प्रांतों का जो डिवीजन है वो आपका क्या है, सरकार। भाई अभी तक आपने क्या देखा, अभी तक आपने देखा केंद्रीय प्रशासन, केंद्रीय प्रशासन बनाया, केंद्र का विभाजन किसमें है, प्रांत में है, तो आपने प्रांतीय प्रशासन का ग्राफ बनाया। अभी तक प्रांतों का विभाजन किसमें है, सरकार में। सरकार मतलब यहाँ किससे संबंधित है, जिला से। सरकार माने यहाँ पर जिला है। ठीक है, सरकार मतलब बच्चों जिला। अब ये जो सरकार है, सरकार यानी जिले स्तर पर कौन से अधिकारी होते थे, तो जिले स्तर पर सबसे प्रमुख अधिकारी, जिले का प्रशासनिक प्रमुख होता है फौजदार। फौजदार बच्चों ये आपका प्रशासनिक प्रमुख होता है, ये आपका क्या है, तो ये प्रशासनिक प्रमुख है। ठीक, दूसरा जो अधिकारी है वो है आपका अमल गुजार, अमल गुजार। और ये जो है आपका ये राजस्व अधिकारी है जिले स्तर का, जिले स्तर का ये राजस्व अधिकारी है। ठीक है, फिर इसके बाद आप देखेंगे तो अगला जो अधिकारी है वो है बच्चों काजी, जो न्याय प्रमुख है। यहाँ भी काजी होता था, जिसे आप न्यायाधीश कह सकते हैं जिले स्तर का। काजी के बाद जो है आपका यहाँ वितक्षी होता था बच्चों,
वितिकची और जिले स्तर पर कोतवाल भी होता था। ठीक है, कोतवाल और खजानदार। अभी इनके सारे कार्यों को बताएंगे। खजानदार, वितकची, कोतवाल, ये सब जिले लेवल के अधिकारी थे। ठीक। फिर जिले का जो विभाजन है वो बच्चों किसमें है? परगना में। जो जिला है, ठीक है, यानी सरकार, इसका विभाजन किसमें है? तो परगना में। परगना जिले से छोटी प्रशासनिक इकाई होती है। परगने स्तर पर कौन कौन होते हैं? तो परगने स्तर पर जो है आप देखेंगे तो आमिल होगा। इस स्तर पर आमिल, आमिल नामक अधिकारी होता था। आमिल के साथ बच्चों, इसी को करोड़ी भी कहते हैं। अकबर ने इसको बनाया था, इसी को करोड़ी भी कहा जाता है। ठीक है। फिर आपका जो है फौजदार होता है, फौजदार। ठीक। और लिखा पढ़ी काम काम लिखा पढ़ी का कार्य करने वाला कारकुन होता था परगने लेवल पर। और इसी लेवल पर कानून गो और चौधरी होते थे। कानून गो बच्चों, बहुत सारे हिंदू जो है इस पद पे थे। ठीक है, कानून गो और चौधरी। चौधरी आज की डेट में आपके जाटों की एक जाति भी है। ठीक है, आज की डेट में चौधरी जो है जाटों की क्या बन गई है? एक जाति बन गई है। ठीक। तो ये जो है ये परगने लेवल के क्या है? अधिकारी हैं आपके मुगल काल के प्रशासन में। ठीक है, परगने लेवल के अधिकारी। और गांव स्तर पर जो अधिकारी होते थे, गांव या मौजा, मुगल काल में गांव को जो है क्या कहा जाता था? मौजा कहा जाता था। तो मुगल काल में जो गांव स्तर पे थे वहां पे दो तरह के अधिकारी होते थे। प्रशासन का जो काम होता था वो मुकद्दम पटेल देखते थे, लेकिन जो लिखा पढ़ी का काम होता था वो पटवारी करता था। ठीक है, यानी जो लेखन कार्य होता था वो बच्चों कौन करता था? पटवारी। तो परगना के नीचे गांव होता है, गांव और सरकार के बीच परगना है। ठीक ना। तो परगना जो है, परगने के नीचे क्या होता है? गांव। तो गांव में जो है दो तरह के अधिकारी हैं। एक एक तो आपका पटवारी है जो लिखा पढ़ी का काम करता है। लिखा पढ़ी करने वाला पटवारी हो गया। दूसरा जो है वो है आपका पटेल। देखिए ये जो है बच्चों, ये आपके गांव का क्या होता है? मुखिया होता है। ठीक है, पटेल को ही हम मुकद्दम भी कहते हैं। यहाँ पे दो तरह के अधिकारियों के नाम का उपयोग हुआ है। ठीक है, तो इनका काम होता था कि ग्रामीण प्रशासन का दायित्व, ग्रामीण प्रशासन। ये तो हमने आपको ग्राफ बना दिया, इस ग्राफ को आप बना लीजिए। ठीक है, इस ग्राफ को बच्चों बना ले। अब देखिए आगे हम प्रशासन पढ़ाने से पहले, यानी बादशाह से इसकी शुरुआत करूं उससे पहले जो है कुछ शब्दावलियां जो है आपको बताना चाहता हूं। ठीक है, जो पूछी भी जाती है, जैसे फरमान क्या होता है, निशान क्या होता है, ठीक है, अर्जदास्त क्या होता है। ठीक, इनको थोड़ा सा आप समझ लें। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं बादशाह से। बादशाह से हम फिर प्रशासन की क्या करेंगे? स्टार्टिंग करेंगे, वहां से इसको पढ़ना शुरू करेंगे। चलिए कुछ शब्दावलियां देखिएगा, महत्वपूर्ण शब्दावलियां जो है। महत्वपूर्ण शब्दावलियों में जो पहला शब्द है वो है बच्चों आपका फरमान। ठीक है, फरमान, इसी को हम सुक्का भी कहते हैं। ठीक है, फरमान या सुक्का। फरमान या सुक्का वह आदेश होता था जहां पर जो बादशाह है बच्चों, बादशाह द्वारा जब स्वयं जो है, नोट कर लीजिएगा आप लोग, बादशाह द्वारा जब स्वयं या व्यक्तिगत रूप से किसी दूसरे व्यक्ति को कोई पत्र लिखा जाए तो उसे फरमान कहा जाता था।
ठीक है, उसे क्या कहा जाता था? फरमान। इसको अहकाम भी कहते हैं। एक शब्द इसके लिए और यूज होता है, वो है बच्चों क्या? अहकाम। ठीक है, वो अहकाम है। ठीक, एक और शब्द आता है, एक और आदेश है, वो है निशान। निशान क्या होता है? ठीक है, निशान शब्द आप उपयोग देखेंगे तो निशान जो होता है ये शहजादे जारी करते, शहजादे यानी बादशाह का बेटा। ठीक है, शहजादों द्वारा सम्राट के अतिरिक्त अन्य को लिखा गया पत्र, यानी शहजादा बादशाह को छोड़कर यानी अपने पिता को छोड़कर किसी दूसरे को यदि कोई पत्र लिखता है शहजादा, तो हम उसे क्या कहेंगे? निशान कहेंगे। ठीक है, एक शब्द है अर्जदाश्त। अर्जदाश्त, अर्जदाश्त क्या है? ठीक है, तो अर्जदाश्त के विषय में कहा जाता है कि बादशाह या किसी शहजादे को प्रजा द्वारा तथा बादशाह को किसी शहजादे द्वारा लिखा गया पत्र। फिर से ध्यान समझिए, अर्जदाश्त वह पत्र होता था जो बादशाह या किसी शहजादे को प्रजा के द्वारा, यानी कोई प्रजा का व्यक्ति, कोई आम आदमी जो है, बादशाह को या शहजादे को तथा बादशाह को किसी शहजादे द्वारा, यानी अगर शहजादा भी बादशाह को पत्र लिखेगा तो उसे हम अर्जदाश्त कहेंगे। निशान जो है अलग है, यानी शहजादा भी अपने बादशाह को यदि पत्र लिखता है तो वह अर्जदाश्त है, और शहजादा जब बादशाह को छोड़कर कोई पत्र किसी अन्य को लिखता है तो वो निशान है। हाँ, समझिएगा, जब शहजादा अपने बादशाह को छोड़कर किसी भी व्यक्ति को कोई पत्र लिखे तो उसे निशान कहा जाता है, लेकिन जब बादशाह को शहजादा पत्र लिखता है, शहजादा द्वारा जब बादशाह को लिखा जाता है तो वह अर्जदाश्त होता है। और प्रजा के द्वारा भी जब बादशाह को या शहजादे को कोई पत्र लिखा जाए तो भी उसे हम क्या कहते हैं? अर्जदाश्त कहते हैं। इसी को एक और नाम दिया जाता है बच्चों, फतहनामा। ठीक है, इसी को हम फतहनामा भी कहते हैं, इसी को फतहनामा भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो शब्दावलियां हैं ये बच्चों काफी इंपॉर्टेंट है। अगला जो शब्द है वो है अहकाम। अगला शब्द है आपका अहकाम। अहकाम क्या होता है? तो अहकाम के विषय में कहा जाता है कि बादशाह द्वारा अपने सचिव को जो आदेश दिया जाता है, भाई सेक्रेटरी जो होता है, उस सेक्रेटरी को जो आदेश बादशाह देता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? अहकाम कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहा जाता है? अहकाम कहा जाता है। एक और है, वो है सनद। सनद को नियुक्ति पत्र भी कहते हैं, सनद को हम नियुक्ति पत्र भी कहते हैं। ठीक है, सनद को नियुक्ति पत्र भी कहा जाता है। और सनद के विषय में कहा जाता है कि अबुल फजल इसका उल्लेख करता है। अबुल फजल ने सनद को सेना के हिसाब से या सेना के लिए बच्चों प्रयोग किया था। ठीक है, सनद शब्द का या सनद जैसे पत्र का उपयोग अबुल फजल कहता है कि इसका उपयोग जो है सेना के लिए प्रयोग किया जाता था, जबकि महान इतिहासकार जदुनाथ सरकार साहब कहते हैं कि इसे जो है कहीं न कहीं अधिकारियों की नियुक्ति के संदर्भ में जारी किया जाता था। जिन अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी उन्हें सनद दिया जाता था, जो इस बात का प्रमाण होता है कि उनकी ज्वाइनिंग हो गई। जैसे आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलता है नौकरी पाने के बाद, वैसे ही सनद भी हुआ करता था। ये भी एक तरह का क्या है? ज्वाइनिंग लेटर है। ठीक है, ये भी आपका क्या है? ज्वाइनिंग लेटर। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक, एक पत्र एक और है जिसको हम कहते हैं बच्चों परवाना। परवाना क्या होता है? ठीक है, परवाना, ये भी आपने शब्द सुना होगा। परवाना ये भी एक तरह का पत्र ही है। परवाना, परवाना हो गया और दस्तक, दो दो को अभी बताता हूं, दोनों इंपॉर्टेंट है। पहले परवाना को समझिए। परवाना क्या होता है? यह किसी अधीनस्थ अधिकारी के लिए जो डिप्यूटी, जैसे एसडीएम हो गया, एडीएम हो गया, नायब तहसीलदार जैसे वर्तमान ब्यूरोक्रेसी में होते हैं, ये डिप्यूटी अधिकारी होते हैं। ठीक है, सहायक अधिकारी होते हैं। तो किसी अधीनस्थ अधिकारी के लिए एक शासकीय आज्ञा या आदेश जब न्यायालय के द्वारा जारी किया जाता है, यानी जो न्यायालय का निर्णय होता है, जब वो किसी अधीनस्थ अधिकारी को न्यायालय जारी करता है तो उसे परवाना कहा जाता है। ठीक है, यानी जब न्यायालय के द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों को, जो अधीनस्थ प्रशासनिक अधिकारी हों, उनको जब जारी किया जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? परवाना कहते हैं। दूसरा जो है दस्तक। ठीक है, दस्तक क्या होता है? दस्तक के संदर्भ में कहा जाता है कि दस्तक बच्चों, दस्तक मुख्यतः जो है ये विशेष रूप से
सामान को ले आने और ले जाने के लिए जो है क्या किया जाता था, दरबार से जारी किया जाता था कि भाई आप कोई सामान लाए हो या कोई सामान ले जा रहे हो, ठीक है, उसके लिए दस्तक जारी, जैसे अंग्रेजों ने क्या किया था, दस्तक जारी किया था, ठीक है। तो अंग्रेज भी दस्तक का उपयोग करते थे। मुगल दरबार में जारी किया गया जो दस्तक होता था वो अंग्रेजों को इस बात की परमिशन देता था कि भाई आप बिना चुंगी पे किए आप व्यापार कर सकते हो। ये एक तरह का परमिट होता है जो एक बार जो आपको ये अधिकार देता है कि आप ये सामान दरबार में ला सकते हैं या दरबार या हमारे कारखाने में बने हुए सामान को ले जा सकते हैं। ये एक तरह का परमिट था बच्चों, ठीक है। ये एक तरह का क्या है, परमिट है। और रुक्का क्या होता है, मुगल काल में एक शब्द आता है रुक्का। ये रुक्का क्या होता है, दो मित्रों के बीच व्यक्तिगत स्तर पर जब कोई पत्राचार किया जाए, दो मित्रों के बीच व्यक्तिगत स्तर पर जब कोई पत्राचार हो तो उसे क्या बोला जाता है, उसे हम फिर रुक्का कहते हैं, ठीक है। ये तो रही बात बच्चों आपके शब्दावलियों की या आपके जो है पत्राचार से संबंधित शब्दावलियों की। अब आपको मैं बता दूं बच्चों, कहते हैं कि हालांकि जो भी राजकीय आदेश जारी होते थे, ठीक है, उन पर जो है आपके बादशाह की मुहर होती थी, ठीक है, उसकी प्रतियां तैयार की जाती थी, उन पे तमाम अन्य अधिकारियों की भी बच्चों क्या होती थी, ठीक है, अन्य अधिकारियों की भी उस पर हस्ताक्षर और मुहर लगती थी। इस पत्राचार को तैयार करने वाला जो अधिकारी होता था उसे मीरे अर्ज कहते थे, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं, मीरे अर्ज, यानी जो पत्राचार तैयार करता है, यानी कोई भी लेटर पैड जो बनाता है, ठीक है, जो कंसेंट तैयार करता है, ठीक है, उसे मीरे अर्ज कहा जाता है। आप इसे आवेदन पत्रों का अधिकारी कह सकते हैं। आप इसे क्या कह सकते हैं, आवेदन पत्रों का अधिकारी, आवेदन पत्रों का अधिकारी, कि आप आवेदन पत्रों का अधिकारी कह सकते हैं, ठीक है। यह आवेदन पत्रों का क्या है, अधिकारी है, ठीक। और एक होता है परवानची, एक और अधिकारी है इसी के नीचे होता था, वो होता है बच्चों परवानची। तो परवानची का क्या काम होता था, ठीक है। परवानची जो होता है यह मतलब एक विशिष्ट आज्ञाओं को लिखने वाला होता था। कोई मान लीजिए कोई महत्वपूर्ण आदेश है जिसमें गलतियां ना होने पाए, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट होता है उसको लिखने का काम कौन करता था, परवानची करता था, जिस पर सीधे सम्राट की मोहर की भी जरूरत नहीं होती थी। अगर ये लिख देता था तो ये मान लिया जाता था कि ये गलती नहीं करेगा, ठीक है। इस पर सम्राट के मोहर की आवश्यकता भी नहीं होती थी, परवानची जो आदेश जारी करता था या जो चीजें लिखता था, ठीक है। अब आप ये जान लीजिए बच्चों कि ये सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट होती थी प्रशासनिक तौर पर, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा, आपके सेक्रेटरिएट में भी ये पोस्ट वर्तमान में होती है। बात समझ गए नहीं, आपके सेक्रेटरिएट में भी ये पोस्ट होती है, ठीक। तो ये तो हो गई शब्दावलियों की बात। अब हम लोग आते हैं प्रशासन पे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं बच्चों बादशाह की तरफ, केंद्रीय प्रशासन। तो केंद्रीय प्रशासन में जो सबसे मुख्य पद है वो है बादशाह का। बादशाह जो है ये निरंकुश शासक होता था। निरंकुश का मतलब होता है कि यही इसी के पास पूरी सैन्य शक्ति भी है, इसी के पास आर्थिक प्रमुखता भी है, इसी के पास न्यायिक प्रमुखता भी है, ठीक है, यही आपका मुख्य सेनापति भी है। यानी किसी भी मामले का अंतिम अधिकारी कौन होता है, बादशाह होता है, ठीक है। तो बादशाह बच्चों क्या था, एक निरंकुश शासक था, ठीक है। मुगल शासन प्रणाली में सारे अधिकार जो है वो बादशाह के हाथों में क्या है, केंद्रित है, ठीक है। अबुल फजल जो है, अबुल फजल का जो राजत्व सिद्धांत है वह मुगल सम्राट के कहा जाता है कि इच्छाओं पर पूरी तरह से क्या है, निर्भर है, ठीक है। एक जो बादशाह चाहेगा वही उसके राज्य में राजस्व के संदर्भ में क्या होगा। लेकिन बादशाह एक अकेला व्यक्ति होता है, वह पूरे प्रशासन का संचालन बच्चों नहीं कर सकता है। इसलिए उसके साथ जो है केंद्रीय स्तर पर कई और शाखाएं होती हैं जो उसे शासन में क्या करती हैं, मदद देती हैं। जैसे प्रशासनिक दायित्व का निर्वहन कौन करता था, मीरबख्शी, ठीक है। जैसे आपका जो प्रधान न्यायाधीश होता था, ठीक है, और साथ साथ कार्यकारिणी के बहुत सारे अधिकारी होते थे जिनके माध्यम से मुगल बादशाह अपने शासन का क्या करता है, संचालन करता था, ठीक है। अब यहां पर बच्चों आपसे मैं बताऊं, कहते हैं कि जो बादशाह है, बादशाह का जो प्रतिष्ठान जहां बादशाह बैठता था, अपना जो कार्यालय लगाता था, ठीक है, उसे आप क्या कहते हैं, खासा ए शरीफा,
उसे बच्चों क्या कहा जाता है? खासा ए शरीफा। ठीक, और इसके अतिरिक्त दो और शब्द उपयोग होते हैं, एक दीवाने आम, एक दीवाने खास। ठीक है, तो दीवाने आम वह स्थान होता था जहां पर बादशाह जो है आम लोगों से, सभी से क्या होता था? मिलता था। ठीक है, जहां पर सभी वर्ग जो है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, व्यापारी हो, श्रमिक हो, दास हो, सब अपनी अर्जियां जो है वो बादशाह को देते थे दीवाने आम में। ठीक है, दीवाने आम वह स्थान होता था जहां पर वह सभी आम लोगों से क्या है? मिलता है, जिसकी चर्चा अबुल फजल अपनी आईने अकबरी में करता है। एक और है, वो है दीवाने खास। ठीक है, तो दीवाने खास में जो है बादशाह अपने प्रमुख अधिकारियों से मिलता था, यानी जहां पर मिलकर वह राज्य के संदर्भ में कोई निर्णय लेता था। ठीक है, उसे आप क्या कहते हैं? दीवाने खास कहते हैं। ठीक, कहा जाता है कि दीवाने खास में जो है जहां बानी से संबंधित निर्णय होते थे, यानी राज्य की रक्षा से संबंधित निर्णय होते थे। राज्य की रक्षा को जहांबानी कहा जाता है। ठीक है, फारसी में। तो जहांबानी से संबंधित जो निर्णय होते, या इस तरह से कहिए कि प्रमुख निर्णय जो है वो कहाँ होते थे? वो आपके दीवाने आम, सॉरी, दीवाने खास में होते थे, जहां पर वह केंद्रीय मंत्रियों के साथ क्या होता है? बैठता है। ठीक है, तो ये तीन जो विभाग हैं उनके नाम आपको जानने होंगे, और ये पूछा भी जाता है बच्चों। ठीक है, कि खासा ए शरीफा क्या है? खासा ए शरीफा ये बादशाह का प्रतिष्ठान होता था। ठीक है, फिर आपका दूसरा आपका है दीवाने आम। जहां आम लोगों से बादशाह मिलता था, आम लोगों से मिलने वाला स्थान। ठीक है, आम लोगों से मिलने वाला स्थान। तीसरा जो है वो है दीवाने खास। तो प्रमुख अधिकारियों से, प्रमुख अधिकारियों से दीवाने खास, प्रमुख अधिकारियों से मुलाकात का स्थान। अच्छा देखिए, जो बादशाह की दिनचर्या होती है, थोड़ा सा उसके बारे में आपसे चर्चा करें कि बादशाह की दिनचर्या क्या होती है। ठीक है, और बादशाह उस दिनचर्या का बखूबी बच्चों क्या करता है? पालन भी करता था, क्योंकि बादशाह पर इतनी बड़ी आवाम जो है वो निर्भर होती है। ऐसा नहीं हो सकता था कि भाई बादशाह सोते रह गए और दीवाने आम में जनता आई और चली गई, जैसे आज के मंत्री और वो होते हैं। ठीक है, कि भाई आप मंत्री जी हमें 10 बजे का टाइम दे के गए हैं तो आते हैं 12 बजे। ठीक है, उनके लिए इस समय का कोई मूल्य नहीं होता, क्योंकि वो महत्वपूर्ण पदों पर पहुंच चुके होते हैं। तो पहले ऐसा नहीं होता था। बादशाह की जो दिनचर्या होती थी वो फिक्स होती थी, जिनका वो बखूबी पालन करता था, उससे लापरवाही नहीं करता था। ठीक है, कहते हैं कि उसके राजत्व काल में बादशाह की जो दिनचर्या होती थी वो बहुत मायने रखती थी। आईने अकबरी और अकबरनामा में जब आप पढ़ेंगे तो बादशाह की दिनचर्या का बड़ा स्पष्ट उल्लेख है। ठीक है, जो आईने अकबरी है अबुल फजल की, उसमें बादशाह की दिनचर्या का उल्लेख है। बादशाह की दिनचर्या का उल्लेख आपको यहाँ पे दिखता है। ठीक है, बादशाह की दिनचर्या का उल्लेख यहाँ पर दिखाई देता है। ठीक, अब यहाँ पर जो बादशाह की दिनचर्या दी गई है उसके बारे में बताया गया है कि बादशाह अकबर जो है दिन में 2 से 3 बार दरबार लगाते थे। कितनी बार? 2 से 3 बार दरबार। और यह अनुसरण जो है इनके पोते शाहजहां ने भी किया। कहा जाता है कि शाहजहां भी अकबर का अनुसरण करता है, और उसने भी 2-3 बार, दिन में 2 से 3 बार जो है दरबार लगा के लोगों की समस्याओं की क्या करता था? सुनवाई करता था। ठीक है, और साथ साथ बच्चों बताया गया है आईने अकबरी में कि अकबर लगभग 16 घंटे काम करता था। जैसे आज हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम 14 घंटे काम करते थे, तो उनसे भी 2 घंटा अधिक
बादशाह अकबर काम करते थे। 14 घंटे जो है वह लोगों के लिए क्या करता था, काम करता था। ठीक है, बादशाह अपने दिन की शुरुआत जो है सूर्योदय से करते थे। ठीक है, सूर्योदय हुआ, सूर्योदय होने के बाद जो भी उनकी धार्मिक क्रियाएं होती थी, ठीक है, उन धार्मिक क्रियाओं को वो संपन्न करते थे। और धार्मिक क्रियाओं को संपन्न करने के बाद वो सीधे दीवाने आम में पहुंचते थे सुबह सुबह, जहां पर लोग यानी आम जनता जो है उनका क्या करती थी, इंतजार करती थी। और पूर्व की ओर मुंह करके, ठीक है, पहले तो अपने झरोखे पर खड़े होते थे, जिसको झरोखा दर्शन कहते थे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, झरोखा जो दर्शन होता था पूर्व की तरफ मुंह करके दिया जाता था। झरोखा दर्शन जो है, बादशाह जो है यहां पर पूर्व की तरफ मुंह करके खड़ा होता था। बादशाह पूर्व की तरफ मुंह करके बच्चों यहाँ पे क्या करता था, झरोखा दर्शन देता था। ठीक है, एक सेकंड बच्चों, 1 सेकंड। अब पानी दे देना गुनगुना। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों झरोखा दर्शन देते थे। झरोखा दर्शन देने के बाद वो लोगों के पास जाते थे, यानी दीवाने आम में बैठक करते थे। ठीक है, और फिर जो है वो क्या करते थे, निर्णय करते थे। आओ आप ये जानते हैं झरोखा दर्शन की जो शुरुआत है ये बच्चों किसके द्वारा की गई थी, अकबर के द्वारा। ये अकबर के द्वारा दी गई थी। और इसे समाप्त किसने किया था, प्रारंभ तो अकबर ने किया, प्रारंभ बच्चों किसने किया, अकबर ने। समाप्त किसने किया, औरंगजेब ने। समाप्त किसने किया था, तो औरंगजेब। औरंगजेब इस झरोखा दर्शन को क्या करता है, समाप्त कर देता है। इसे एक तरह से बच्चों विदेशी परंपरा वो मानता है। तो अबुल फजल कहता है कि शुरुआत में, ठीक है, कभी कभी कुछ घरेलू आदेश भी हमारे पास आ जाते हैं। ठीक है, कोई नहीं। ठीक, तो अबुल फजल अपने आईने अकबरी में बताता है कि इस झरोखा दर्शन में जो लोग आते थे उसमें आम आदमी शामिल होते थे, चाहे वो शिल्पकार हो, चर्मकार हो, बढ़ई हो, गरीब बच्चे हों, ठीक है, बीमार लोग हों, किसान हों, सब यहाँ बादशाह के समक्ष क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। उसमें बादशाह हिंदू मुस्लिम किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता था और उनके बातों को सुनता था और निर्णय देता था। इस बात की चर्चा बदायूनी भी करता है। बदायूनी भी अकबर के सरोखा दर्शन के बाद दीवाने आम की सुनवाई की चर्चा करता है और वो भी बताता है कि बादशाह जो है निरपेक्ष तौर पर जो है, अकबर की खास तौर से बच्चों निरपेक्ष तौर पर वह लोगों की बातें क्या करता था, सुनता था और सुनने के बाद वह निर्णय देता था। ठीक है, और यहां पर बदायूनी एक और स्टेटमेंट देता है, वो कहता है कि अकबर के कार्यों में जो है ब्राह्मणों का प्रभाव दिखता है, खास तौर से हिंदू समाज के ब्राह्मण जो है वहां पे काफी क्या थे, शामिल थे। ठीक है, और बदायूनी ही बताता है कि अकबर के समय में ऐसे लोगों का उदय होता है जो प्रातः सम्राट के दर्शन के बिना जल भी ग्रहण नहीं करते थे। ठीक है, भले मैं जल ग्रहण कर लूं। ठीक है, तो अब बदायूनी बताता है कि कुछ लोग, कुछ ऐसे हिंदू वर्ग ऐसे विकसित हुए, हालांकि हमारे अंदर चाटुकारिता बहुत होती है आजकल, कैपिटलिज्म में, पूंजीवाद में बड़ी तेजी से वो दिख रही है। ठीक है, लोग चाटुकार ज्यादा हो रहे हैं, ज्ञान अर्जित करने का काम कम कर रहे हैं, चाटुकारिता से ही ऊपर पहुंचने की लोग कोशिश करते हैं आज की डेट में। तो वो कहता है कि अकबर के समर्पण में कुछ ऐसे हिंदू वर्ग उभर कर आए जो अकबर का दर्शन किए बिना जो है वो जल भी नहीं ग्रहण करते थे। ऐसे लोगों को दर्शनिया कहा जाता था। उनको जो है क्या कहते थे, दर्शनिया। बदायूनी जो है उस समय कुछ ऐसे हिंदुओं की चर्चा करता है जिनको बदायूनी कहा जाता है, सॉरी, जिनको दर्शनिया कहा जाता था। ये बिना बादशाह का दर्शन किए जल भी नहीं ग्रहण करते थे, ऐसे लोगों को दर्शनिया कहा जाता था। ठीक, ये तुरंत सुबह सुबह जो है वहां पहुंच जाते थे। ठीक है, पहले दर्शन करते थे बादशाह का, बादशाह जब सम्राट झरोखा दर्शन दे देते थे तब जाके ये कहीं न कहीं पानी और जल जो है क्या करते थे, ग्रहण करते थे।
ठीक है, इसमें जो है छोटे बड़े सभी लोग शामिल थे। ऐसा नहीं था कि कुछ वर्ग ही इसमें शामिल रहा हो। ठीक है, और ये एक बड़ी श्योरिटी होती थी कि बादशाह यदि बीमार भी है तब भी वो झरोखा दर्शन देता था, अगर बादशाह अस्वस्थ भी है तब भी वो झरोखा दर्शन देता था, और लगभग 1 घंटे तक वो झरोखे पे क्या है होता था। ठीक है, यानी हो सकता है कोई लेट पहुंचे, कोई जल्दी पहुंच जाए, तो सभी को जो है ये फिक्स होता था कि बादशाह 1 घंटा जो है वो क्या करेंगे, वो आपके झरोखे पर रहेंगे और बादशाह का दर्शन आप सभी करिए। माने क्या परंपरा है, यानी बादशाह जो है अपने आप को एक भगवान के तौर पर क्या कर रहा है, आपके सामने समर्पित कर रहा है। ठीक है, अपने कद को पूरी तरह से बच्चों को क्या कर रहा है, मैनिपुलेट कर रहा है। ठीक, औरंगजेब ने क्या किया, अपने शासन के 11वें वर्ष में झरोखा दर्शन को खत्म कर दिया। हालांकि व्यक्तिगत तौर पर औरंगजेब बहुत ईमानदार आदमी था बच्चों। ठीक है, उसने बहुत सारी परंपराएं केवल कुरान की वजह से नहीं, कहीं न कहीं उनको गलत माना इसलिए भी खत्म कर दिया। ऐसा नहीं है कि केवल जो है कुरान के विपरीत जो चीजें थी उसी को खत्म किया हो इसने। ठीक है, ऐसा नहीं है। ठीक, अब देखिए, तो आते बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें जो है अकबर के समय की या केंद्रीय स्तर पर जो है अन्य अधिकारियों की, तो उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण पद जो है बच्चों वो है आपका केंद्रीय प्रशासन में वकील मुत्तलक का। ठीक है, जो पहला पद है, एक एक पद को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो अकबर के समय केंद्रीय स्तर पर जो पहला पद है वो है आपका वकील मुत्तलक। वकील मुत्तलक का जो पद है ये अकबर ने ही बनाया था, और इसका निर्माण किसने किया था, तो अकबर ने। निर्माण कौन करता है, अकबर करता है। ठीक, और अकबर इसका निर्माण किस लिए करता है, तो उसका रीजन है दीवान के पद को बच्चों संतुलित करने के लिए। दीवान के पद को संतुलित करने के लिए। दीवान के पद को संतुलित करने के लिए। ठीक, दीवान के पद को संतुलित करने के लिए बच्चों इसने इस पद को क्या किया था, बनाया था। ठीक, दूसरी चीज ये कहते हैं कि जो वकील मुत्तलक होता था इसके पास भी बच्चों एक मंत्रिपरिषद होती थी। ठीक है, और उसे हम क्या कहते हैं, विजारत। ठीक, उसे क्या कहा जाता था, विजारत। जिनके सहायता से बच्चों ये क्या करता है, काम करता था। ठीक, उसे हम विजारत कहते हैं। और साथ साथ बच्चों प्रारंभ में उसे वजीर कहा जाता था, पहले इसी को क्या कहते थे, वजीर। ठीक, पहले ये क्या होता था, वजीर कहा जाता था। तो अकबर के समय इसके पद में क्या हुआ है, परिवर्तन हुआ है। पहले ये वजीर यानी फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करता था, और बाबर जब भारत में आया था, ठीक है, तभी उसने वजीर के पद की नींव डाली थी। यानी ऐसा नहीं है कि अकबर के समय जो है ये पद वजीर का बना था, अकबर ने तो इसे कन्वर्टेड किया जो है, ठीक, किसमें, वकील में। वजीर पद जो है ये बाबर के समय ही निर्मित हो गया था। ठीक है, बाबर के समय ही बच्चों ये पद बना दिया गया था। ठीक, बाबर के संदर्भ में कहा जाता है कि एक बाबर ने एक राज्य में एक वजीर की संकल्पना शुरू किया था। ठीक है, बाबर के द्वारा ही ये पद बनाया गया, और बाबर के द्वारा ही एक राज्य में एक वजीर, यानी एक प्रांत में एक वजीर, इस संकल्पना को बाबर के द्वारा ही शुरू किया गया था कि एक राज्य में एक प्रांत में एक वजीर होना चाहिए। ठीक है, और ये परंपरा बच्चों अब पहले भी चली, और माना जाता है कि पहला वजीर जो है वो निजामुद्दीन खलीफा था। ठीक, कौन था, निजामुद्दीन खलीफा। निजामुद्दीन खलीफा जो है पहले वजीर बनाए गए थे मुगलिया सल्तनत के, जो बाबर के समय बच्चों नियुक्त किए गए थे। तो बाबर ने वजीर के पद को निर्मित किया, और ये पद आपके हुमायूं के समय तक बच्चों क्या रहा, आगे चलता रहा। वजीर का काम क्या होता था, राजनैतिक और वित्तीय दोनों होता था। ठीक है, बाद में इसमें डिवीजन हो जाएगा। ठीक, बाद में इसी के स्थान पर वकील और दीवान आ जाएंगे, तो दीवान फाइनेंस मिनिस्टर हो जाएगा, वकील प्रशासनिक अधिकारी हो जाएगा। लेकिन जब ये वजीर था तब वजीर होते हुए जो है इसके पास सैनिक और वित्तीय दोनों अधिकार होते थे। सैनिक और यानी सैन्य अधिकार यानी प्रशासन, प्रशासन भी होता था, और साथ साथ जो है वित्त अधिकार भी होता था। साथ साथ इसके पास जो है वो फाइनेंस राइट भी होते थे, वित्त अधिकार भी बच्चों होते थे। ठीक, यानी फाइनेंशियल राइट्स भी इसके पास विद्यमान होते थे, वित्तीय अधिकार भी क्या होते थे। अच्छा, हुमायूं के समय इसमें कौन हुआ, अमीर उमैस। ठीक, तो ये तो आपके हो गए बाबर के समय। हुमायूं के समय जो है
हुमायूं के समय वजीर कौन था? तो अमीर उमैस था। अमीर उमैस, ये आपके हुमायूं के समय के वित्त माने सॉरी वजीर कहिए, अभी वकील का पद तो अकबर के समय क्या होगा, निर्मित होगा। ठीक है, और इन्हीं के समय जो है अगला जो वजीर बना था वो था हिंदू बेग। हुमायूं के समय ही अगला वजीर हिंदू बेग बनता है। तो दो वजीर जो है आपके हुमायूं के समय बच्चों क्या होते हैं, बनते हैं। ठीक है, और इनका जो काम है वो सैनिक मामले और वित्तीय मामले दोनों का बच्चों काम ये करते थे। ठीक है, और हुमायूं ने खास तौर से आगे चलकर जब उसकी डेथ हुई थी बच्चों, तो डेथ से पहले एक व्यक्ति को उसने वजीर बनाया था जिसका नाम था कराचा खां, सॉरी कराखा खां। ठीक है, उनका नाम क्या था, कराखा खां। ये तीन आपके वजीर हैं, ठीक, जो हुमायूं के समय अपनी क्या करते हैं, सेवा देते हैं। बाद में इसमें अकबर के समय बच्चों थोड़ा सा क्या हुआ, परिवर्तन हुआ, वजीर के प्रभाव में कमी आ गई। ठीक, और कुछ नए पद बना दिए गए, जैसे मुशरिफ ए दीवान का पद बनाया गया। ठीक है, और इसे वित्तीय अधिकार दे दिए गए। ठीक, साथ साथ जो है वकील का पद बनाया गया। ठीक, साथ साथ बच्चों क्या हुआ, वकील का पद बनाया गया। ठीक, तो समय के साथ जो है वजीरों के पद बदलते रहते हैं। हुमायूं के समय कहा जाता है कि लगभग जो है चार जो है, तीन का मैंने बता दिया, एक का मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। ठीक है, चार जो है वजीर आपके हुमायूं के समय बने थे। ठीक है, लेकिन इस पद को जो है कमजोर करते हुए आगे चलकर अकबर ने नए पदों का निर्माण किया, जिसमें वकीले मुत्तलक या वकीले सल्तनत का पद आता है। और यह पद जो है किसके पास था बच्चों, बैरम खां के पास था। ठीक है, यह पद जो है किसके पास था, बैरम खां के। ठीक, तो बैरम खां जो है वकीले वकीले सल्तनत के पद पर थे। वकीले सल्तनत के पद पर जो है कौन थे, बैरम खां। ये वही बैरम खां है बच्चों जो अकबर के क्या थे, संरक्षक थे। ठीक है, तो इस पद पर जो है बैरम खां की बच्चों क्या होती है, नियुक्ति होती है। ठीक है, बैरम खां की नियुक्ति होती है, और इसी पद का विकास फिर आगे क्या हुआ, चलता रहा। ठीक, जो आपके मुगल सल्तनत के सबसे महत्वपूर्ण पदों में से बच्चों क्या था, एक पद था। ठीक है, इस पद पर रहने वाले व्यक्ति को खान खाना की क्या दी जाती थी, उपाधि दी जाती थी। ठीक, और बैरम खां के पुत्र ही आगे चलकर क्या बने, खान खाना बने। ठीक, तो ये बच्चों सेशन जो है अभी यहीं रोकना पड़ेगा, मुझे थोड़ा सा कुछ और भी चीज़ें करनी है। तो आज के सेशन में हमने केंद्रीय प्रशासन में अभी केवल एक अधिकारी की हमने चर्चा किया है। ठीक है, बाकी अभी आपका मीर बख्शी है और काजी उल कुजात जो मुख्य न्यायाधीश है, सदरुल सुदूर जो आपका धार्मिक मामलों का प्रमुख है, मीर बख्शी है। ये सारी चर्चा जो है आपके अगले सेशन में हम लोग करेंगे। ठीक है, इसको यहीं पर अभी विराम देते हैं। ठीक, इसको नोट डाउन करते चलिएगा आप सभी लोग जो है।